धरती पर एक ऐसा समय था जब इंसान का कोई ठिकाना नहीं था। न गांव था, न घर, बस खुला आसमान में रहते। जहां खाना मिला वहीं रुक गया, जहां खतरा दिखा वहीं से भाग गया। इंसान ने पहली बार सोचा, क्या हम हर दिन भागने के बजाय कहीं रुक सकते हैं? यहीं से घर बनाने की कहानी शुरू हुई। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, आदि मानव के सबसे पहला घर कैसा था और पहला घर बना कहाँ था? जंगल के बीच या किसी नदी के किनारे? इन सभी सवालों का जवाब के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। कहानी शुरू होती है करीब 3 लाख साल पहले, जब धरती ठंडी थी, हवाओं में जंगलीपन था और आसमान के नीचे हर चीज नई लगती थी। सूरज की पहली किरणें जब बर्फीली घाटियों पर पड़ती तो दूर कहीं झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती। वो हम थे, पर सिर्फ हम नहीं। वो उस समय इंसान की कई किस्में थीं। नियांडरथॉल्स जो यूरोप की बर्फ में रहते थे, डेनिसोवेंस जो एशिया के पहाड़ों में बसे थे, होमो फ्लोरेंसियंसिस जो इंडोनेशिया के द्वीपों पर छोटे कद के लेकिन बुद्धिमान जीव थे, और अफ्रीका की गहराई में रहने वाले होमो नेलिडी जो आग की रोशनी में डर और आशा दोनों को पहचानना सीख रहे थे। उस वक्त धरती पर कम से कम 9 मानव प्रजातियां थीं। हर कोई इंसान था, मगर कोई भी हम जैसा मनुष्य नहीं। समय आगे बढ़ा और मौसम पलट गया। कभी जंगल जल उठे, कभी नदियां सूख गईं, कभी धरती बर्फ से जम गई। हर प्रजाति ने जीने की कोशिश की, कभी भूख से लड़ी, कभी शिकारी जानवरों से। लेकिन धीरे धीरे सब गायब होती चली गई। किसी की हड्डियां बर्फ में मिली, किसी की कहानी मिट्टी में दफन रह गई, और जब आखिरी ठंडी हवा बही तो एक ही प्रजाति बची, होमो सेपियंस, यानी हम। लेकिन हम क्यों बचे? क्या हम सबसे ताकतवर थे? नहीं। क्या हमारे पास पंजे या दांत बड़े थे? नहीं। तो फिर क्या था हमारे पास? हमारे पास सोच थी, कल्पना थी और एक साथ काम करने की समझ थी। हमने आग का इस्तेमाल सिर्फ गर्मी के लिए नहीं की थी, बल्कि रात की मीटिंग के लिए भी उपयोग किए थे, जहां डर, अनुभव और आइडिया बांटे जाते। और जब बात आई जीने की, तो हमने सिर्फ शिकार नहीं किया, हमने योजना बनाना सीखा। हमने देखा कि कौन सा पत्थर तेज टूटता है, कौन सा हाथ में ठीक से फिट बैठता है। धीरे धीरे हमने एक्चुअली इन हैंड एक्स बनाए, लंबे धारदार औजार जो जानवर की खाल को चीर सकते थे, मांस काट सकते थे, यहां तक कि लकड़ी भी। दक्षिण अफ्रीका की ब्लोम्बोस गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट्स को करीब 75,000 साल पुरानी नक्काशियां मिली। इन खोजों से एक बात साफ होती है, जब बाकी मानव प्रजातियां अपने अपने इलाकों में सीमित रह गईं, होमो सेपियंस ने सोचना, समझना और सीखना शुरू कर दिया। उसी सोच ने उसे नए औजार बनाने, नए इलाकों में जाने और परिस्थितियों के साथ ढलने की ताकत दी। यही वजह थी कि होमो सेपियंस धीरे धीरे सभी प्रजातियों से आगे निकल गया और आखिर में धरती पर अकेला इंसान बन गया। अब सवाल यही उठता है, जब हमने पूरी धरती को समझ लिया था, हर जानवर, हर जंगल से लड़ना सीख लिया था, तो फिर हमने चलना क्यों छोड़ा? क्या कोई ऐसी जगह थी जहां इंसान ने पहली बार खुद के लिए ठिकाना बनाया? क्या वो किसी गुफा में था या किसी नदी के किनारे? दुनिया का पहला घर आखिर कहां बना था? क्या पहला घर मिट्टी और घास से बना था या लकड़ी और पत्थरों से गढ़ा गया था? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब के लिए गहराई में उतरते हैं। अब कहानी उस दौर में पहुंच चुकी है जब धरती धीरे धीरे अपनी नींद से जाग रही थी। करीब 12,000 साल पहले पृथ्वी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन देखा। आखिरी हिमयुग समाप्त हुआ। हजारों साल तक बर्फ से ढकी धरती अब पिघलने लगी थी। जैसे जैसे बर्फ पीछे हटी, धरती का चेहरा पूरी तरह बदल गया। नई नदियां बनी, झीलें उभरी, और जहां पहले सिर्फ पत्थर और ठंड थी, वहां अब हरियाली और जीवन लौट आया। जानवरों के झुंड खुले मैदानों में लौटने लगे, पेड़ पौधे फैलने लगे, और इंसान के सामने पहली बार एक स्थिर और उपजाऊ दुनिया थी। वैज्ञानिक इसे कहते हैं होलोसीन युग। लगभग 11,700 वर्ष पहले शुरू हुआ यह युग धरती के मौसम को स्थिर करने वाला काल था। अब हर साल लगभग एक जैसा मौसम रहता, वही धूप, वही बारिश, वही ठंड। ये छोटा सा परिवर्तन इंसान के जीवन के लिए सबसे बड़ी क्रांति बन गया। वो जगहें जहां नदियां बहती थीं, जहां जानवरों के झुंड आते जाते थे, वहीं इंसान ने पहली बार रुकने और लौटने की आदत बना ली। धीरे धीरे ये आदत नई संस्कृति में बदलने लगी।
अब इंसान झोपड़ियां बनाने लगा, लकड़ी, घास और मिट्टी से बने ढांचे जो सिर्फ एक रात के लिए नहीं बल्कि कई मौसमों के लिए टिके रहते थे। लेकिन भाई, एक सवाल अब भी बाकी है। जब इंसान ने पहली बार ठहरने की सोची तो उसने पहला घर कैसा बनाया? वो दीवार कैसी थी जो डर से नहीं बल्कि उम्मीद से उठाई गई थी? कहानी अब उस पल पर आ पहुंची है जब इंसान के भीतर ठहरने की चाह हकीकत में बदलने लगी थी। करीब 13,000 साल पहले पश्चिम एशिया की घाटियों में एक नई कल्चर जन्म ले रही थी, नाटुफियन सिविलाइजेशन। ये अब भी शिकारी थे, लेकिन इनकी सोच बाकी सभी से अलग थी। इनके घर अब गुफाएं नहीं बल्कि गोल झोपड़ियां थीं जो पत्थर की नींव पर बनी और छत लकड़ी घास से ढकी थी। यहाँ की खुदाइयों में आर्कियोलॉजिस्ट को 20 से 30 घरों के निशान मिले हैं। हर घर गोल आकार का, बीच में आग का चूल्हा और उसके चारों ओर समान दूरी पर दीवारें। ये साल था 1950। जॉर्डन नदी के पास की गर्म और सूखी जमीन पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। उनकी अगुवाई कर रही थी ब्रिटिश पुरातत्वविद कैथलीन कैनियन। धीरे धीरे मिट्टी की परतें हटी और सबकी सांसें थम गईं। जमीन के नीचे छिपी थी एक विशाल दीवार, पत्थरों की बनी, लगभग 3 मीटर मोटी, और उसके भीतर एक गोलाकार टॉवर जो सीढ़ियों से ऊपर जाता था। यह था जेरिको, करीब 9,000 साल पुराना शहर, जहां इंसान ने पहली बार अपने घरों के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी की थी। जेरिको के घर गोल नहीं, अब चौकोर थे, ताकि एक घर के साथ दूसरा जोड़ा जा सके। हर घर में चूल्हा, भंडार और सोने की जगह अलग थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं यहां लोग अपने मृतकों को घर की जमीन के नीचे दफनाते थे। यानी घर अब सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों की यादों का केंद्र बन गया था। अब दीवारों के भीतर कई घर थे, हर घर में परिवार, हर परिवार के पास भंडार। लोग अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। घर अब व्यक्ति का नहीं, समाज का हिस्सा बन गया था। धीरे धीरे गोल घर चौकोर बने और चौकोर घर एक दूसरे से जुड़कर गांवों में बदल गए। यह वो क्षण था जब इंसान ने न सिर्फ दीवारें बनाई बल्कि समाज की पहली नींव रखी। करीब 9,000 साल पहले आज के तुर्की की उपजाऊ जमीन पर एक अनोखा गांव बस रहा था, सातालहोयुक। ये जगह किसी आम बस्ती जैसी नहीं थी। यहां सैकड़ों घर दीवार से दीवार जुड़े हुए थे। न गलियां थीं, न रास्ते। लोग छतों के ऊपर चलकर एक घर से दूसरे घर जाते थे। हर घर में मिट्टी का चूल्हा था, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र जिनमें इंसान, जानवर और देवी के निशान बने थे। ये केवल चित्र नहीं थे, ये पहली कल्चरल मेमोरीज थीं। 1960 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स मेलार्ट और बाद में इयन हॉडर की खुदाइयों में सातालहोयुक से हजारों घरों के रिमेन्स और देवी मूर्तियां मिली। पुरातत्वविदों के अनुसार सातालहोयुक दुनिया की पहली नगरीय बस्ती, अर्बन सेटलमेंट थी। हर घर का एक काम था, कहीं अनाज भंडारण, कहीं औजार बनाना, तो कहीं मिट्टी के बर्तन पकाना। लोग अब अकेले नहीं बल्कि आपसी सहयोग से जीना सीख चुके थे। इसी समय शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम, जहां वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। और जब कई घर एक साथ बनने लगे तो गांव की पहली धड़कन पैदा हुई। करीब 7,000 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में चीन की हुआंगहे पीली नदी के किनारे एक और कहानी जन्म ले रही थी, बैनपो विलेज। यह गांव लगभग 6,800 साल पुराना है, जहां हर घर मिट्टी और लकड़ी से बना था, नीचे से गोल और ऊपर से छत नुकीली। मगर बैनपो की सबसे बड़ी खोज थी साझा आंगन। हर कुछ घरों के बीच एक बड़ा खुला स्थान था जहां लोग साथ खाते, बैठते, औजार बनाते। यहां से 45 से अधिक झोपड़ियों के अवशेष, भंडारण गड्ढे और कुम्हार भट्टियां मिली, जो परमानेंट गांव जीवन का सबसे पुराना प्रमाण मानी जाती हैं। दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं कि दुनिया में घर कैसे बने। जेरिको की दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, सातालहोयुक की छतों पर लोग चलते थे। लेकिन भाई, अब प्रश्न यह है, क्या हमारे भारत की धरती पर भी इंसान ने घर बनाना सीखा था? क्या यहां भी कोई ऐसी जगह थी जहां दीवारें खड़ी हुईं और परिवारों ने साथ रहना शुरू किया? बहुत लोग नहीं जानते कि जब दुनिया में घर बन रहे थे, भारत में भी पहले घरों की नींव रखा जा रहा था। कहीं हिमालय की ठंडी घाटियों में, कहीं गंगा की उपजाऊ धरती पर, तो कहीं दक्षिण के सूखे पठारों में भारत के पहले घर बस रहे थे। साल था 1960। कश्मीर की ठंडी घाटियों में कुछ मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे।
उनकी अगुवाई कर रहे थे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट T.N. खजांची। धीरे धीरे जब कुदाल गहराई में उतरी तो सबकी नजरें ठिठक गईं। जमीन के नीचे एक गोल गड्ढा दिखाई दिया। उसके चारों ओर दीवारें थीं और बीच में राख जमी हुई थी। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, यह था भारत का सबसे पुराना घर। बर्जाहोम में लोग धरती के भीतर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। ऊपर लकड़ी की छत लगाई जाती थी और आग का चूल्हा घर के बीच में होता था। यह घर बर्फीली सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते थे, यानी ये लोग नेचर के साथ रहना जानते थे, उसके खिलाफ नहीं। यहाँ खुदाई में मिले औजार, पत्थर के टुकड़े, हड्डियों के तीर और पेंटेड मिट्टी के बर्तन बताते हैं कि यह लोग शिकार, मछली पकड़ने और खेती तीनों करते थे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी कृषि की शुरुआत कैसे हुई वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है, हमने उसमें एक ऐसी जगह का जिक्र किया था जहां खेती सबसे अनोखे तरीके से की जाती थी। वो जगह थी कश्मीर घाटी का बुर्जहोम। आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं भारत के पूर्व की ओर। गंगा के किनारे बसे चिरण घर बांस और लकड़ी से बने थे। इन घरों की नींव गोल थी ताकि बाढ़ आने पर पानी खुद निकल जाए। सोचो भाई, 4000 साल पहले के लोग जो इंजीनियर नहीं थे, फिर भी प्राकृतिक आर्किटेक्चर समझ चुके थे। अब कहानी पहुंचती है उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में। यहां मिट्टी के घरों के साथ साथ भंडारण स्थल, कुआं और मिट्टी के चूल्हे मिले हैं। यहां मिले जले हुए अनाज और पशु अवशेष बताते हैं कि इंसान अब खेती और पशुपालन दोनों कर रहा था। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां मौसम अलग था, मिट्टी अलग थी, पर इंसान का सपना वही था, एक घर अपना। साल था 1962। तमिलनाडु के पायम्पाली गांव में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट F.R. ऑल्चिन खुदाई कर रहे थे। रेत और पत्थरों के बीच उन्हें मिली मिट्टी की फर्श, जिस पर चूल्हे के निशान और राख के धब्बे थे। पास में जले हुए बाजरे और तिल के दाने। यहाँ के घर गोल आकार के, नीचे पत्थर की नींव और ऊपर लकड़ी की छत, यानी दक्षिण भारत में घर का रूप सूखे मौसम के अनुसार बदला। कुछ दशक बाद कर्नाटक के हैलोर में पुरातत्वविद संदारा की खुदाई में मिले मिट्टी के फर्श, दीवारों के अवशेष और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, जो बताते हैं कि यहीं से डेक्कन नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हड़प्पा के घरों ने आस्था को वास्तुकला में बदल दिया। हर घर लगभग एक जैसी पकी ईंटों से बना था। नींव मजबूत, दीवारें मोटी और हर घर में केंद्र में एक खुला आंगन होता था जहां रोशनी और हवा आती थी। सड़कों के साथ साथ बनी ड्रेनेज सिस्टम इतनी उन्नत थी कि हर घर का गंदा पानी मुख्य नालों तक पहुंचता था। यह दुनिया की पहली संगठित सैनिटेशन सिस्टम मानी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है भाई, क्या हड़प्पा सभ्यता की आर्किटेक्चर की विशेषताएं बस इतनी ही थीं? क्या सिर्फ ईंटें, नालियां और कुएं ही उसकी पहचान थी, या उसमें कुछ ऐसा भी था जो आज के हमारे शहरों में भी नहीं मिलता? तो इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहे। हड़प्पा सभ्यता के पत्थर जैसे ही समय की धूल में दब गए, भारत में एक नया युग उभरा। वैदिक युग इस दौर में जीवन का केंद्र अब घर नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम कहलाने लगा। परिवार और समाज की नींव इसी पर टिकी थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि इस समय लोग मिट्टी और लकड़ी के घर बनाते थे, जिनमें अग्नि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता था। घर के भीतर एक कोना हमेशा चूल्हे या वेदी के लिए तय रहता, जहां घरेलू यज्ञ या आग पूजा की जाती थी। हर घर में पूजा, पाठ और रसोई एक साथ होती थी। आज भी जब घर बनता है तो पूजा होती है, नींबू मिर्च लटकाई जाती है, दीवार पर स्वस्तिक बनता है, जो उसी वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे इंसान ने अपने घर में देवी, विश्वास और अग्नि को स्थान दिया। दोस्तों, आज हम ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। हर घर के आगे सड़क है, हर सड़क के नीचे पानी की पाइप और बिजली की तारें। सब कुछ एक व्यवस्था में बंधा हुआ लगता है। लेकिन सोचिए जरा, जब इंसान ने पहली बार घर बनाए थे, क्या तब भी ऐसी ही योजना थी? क्या हजारों साल पहले भी लोग अपनी गलियों, सड़कों और घरों को इतनी सटीकता से बनाते थे? अगर मैं कहूं कि 5000 साल पहले भारत की धरती पर ऐसे शहर थे जिनकी योजना आज के किसी आधुनिक शहर से कम नहीं थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलो दोस्तों,
अब लौट चलते हैं समय की उस धूल भरी गलियों में, जहां इंसान ने सिर्फ घर नहीं बल्कि सिविलाइजेशन बनाई। करीब 2600 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा के लोगों ने मिट्टी की ईंटों से ऐसा शहर बनाया जो दुनिया में सबसे व्यवस्थित माना गया। हर घर पकी हुई ईंटों से बना था, जो सभी एक समान ईंटों के अनुपात में थे, यानी हर ईंट सटीक नाप की थी, जिसे अभी थोड़ी देर ऊपर चर्चा किए थे। गलियां 90 डिग्री के समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं और हर गली के किनारे ढकी हुई नालियां, पानी का निकास सीधा नदी की ओर जाता था। साल था 1922 जब आर्कियोलॉजिस्ट आर.टी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की मिट्टी में खुदाई शुरू की। धीरे धीरे ईंटों की दीवारें उभरने लगी, फर्श के नीचे से निकले कुएं और एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार। कहा जाता है कि यहाँ लोग नहाने नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान करने आते थे। हर घर के पास पानी का अपना कुआं और एक स्नान कक्ष था, जो दिखाता है कि क्लीनिंग और हेल्थ इन लोगों की प्राथमिकता थी। सोचिए दोस्तों, 5000 साल पहले जब बाकी दुनिया मिट्टी और लकड़ी की झोपड़ियों में थी, तब भारत में शहरों में नालियां ढकी हुई थी। समय बदला और आया। आज से 2600 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व महाजनपदों का युग। इन महान जनपदों में मगध, कौशल, अवंती, काशी और इन सब में सबसे शक्तिशाली था राजगृह यानी राजाओं का घर। गिरी पर्वतों से घिरा यह नगर 5 प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच बसा था, जहां चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें थीं, जो हर दिशा से शहर को घेरे रहती थीं। हिस्टोरियंस का मानना है कि राजा बिंबिसार ने इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसने राजगृह को बिजनेस और पावर का केंद्र बना दिया, जहां चारों दिशाओं से आने वाले व्यापारी, साधु और दूत राज दरबार तक पहुंचते थे। यानी सोचिए, आदिमानव ने मिट्टी के घर बनाए थे, जो आज किले तक पहुंच गया था। इसके बाद 300 ईसा पूर्व आया भारत का स्वर्ण युग, मौर्य काल, जिसके राजधानी थे पाटलिपुत्र। गंगा के किनारे बसा यह नगर उस समय की सबसे संगठित नगरी थी। यह शहर अब केवल शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि एक जीवित प्रतीक था आर्किटेक्चर और पावर का। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखते हैं, मैंने पूरी दुनिया में ऐसा नगर नहीं देखा। इसकी दीवारें विशाल हैं, सड़कों की चौड़ाई अद्भुत है, गलियों की व्यवस्था इतनी सटीक है कि हर मोड़ योजना से बना है, और महलों की चमक किसी स्वर्गिक नगर से कम नहीं। वह आगे लिखते हैं, यह शहर इतना विशाल है कि इसमें सैकड़ों फाटक हैं, हर फाटक पर प्रहरी तैनात हैं, गलियों में सैनिक गश्त करते हैं। नगर की व्यवस्था इतनी जटिल थी कि इसे संभालने के लिए 6 समितियां बनाई गईं, जिनमें कुल 30 अधिकारी दिन रात काम करते थे। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल उठता है, क्या यह सब सच था? क्या पाटलिपुत्र के महल वाकई इतने भव्य थे जैसे मेगस्थनीज ने लिखा? तो बता दे कि साल 1913 पटना के पास कुम्हरार में खुदाई शुरू हुई, और वहां से जो निकला उसने इतिहास की किताबों को हिला दिया। मिट्टी के नीचे से उभरे 80 विशाल लकड़ी के स्तंभों वाले हॉल, हर स्तंभ साल यानी शौर्य रोबस्टा की लकड़ी का, लगभग 1.5 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊंचा। फर्श चमकदार ईंटों से बना था, जो आज की मार्बल टाइल्स भी उसके सामने फीका पड़ जाता। यही था अशोक का सभागृह, वो जगह जहां से भारत के सबसे विशाल साम्राज्य का शासन चलता। लेकिन सोचिए दोस्तों, क्या मौर्य युग में हर कोई अशोक जैसे राजमहल में रहता था? नहीं, हर नागरिक के पास संगमरमर की दीवारें और चमकते स्तंभ नहीं थे। ज्यादातर लोग मिट्टी की ईंटों, लकड़ी के खंभों और घास या पत्तों की छतों वाले साधारण घरों में रहते थे। छोटे आंगन जहां बच्चे खेलते थे, चूल्हे के पास बैठी महिलाएं दिन भर की थकान मिटाती थीं। उनके लिए घर शरण था, न कि शान। लेकिन राजाओं के लिए घर अब सत्ता और अमरता का प्रतीक बन चुका था, और यही सोच धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी। नाइल नदी के किनारे बसे इजिप्ट में फराओ यानी राजाओं ने अपने लिए ऐसे घर बनवाए जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। पिरामिड, हर पिरामिड में लगभग 20 से 25 लाख पत्थर लगे थे। प्रत्येक का वजन 2 से 15 टन तक था। इतिहासकार मानते हैं कि गीजा का महान पिरामिड, जो 2560 ईसा पूर्व में बना था, जो केवल पत्थर का नहीं बल्कि मानव परिश्रम का सबसे बड़ा मेमोरियल है।
इन पिरामिडों के भीतर फराओ के लिए सोने के ताबूत, गहनों से सजे शव और सेवकों की मम्मी तक रखी जाती थी, क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी राजा को वैसा ही जीवन मिलना चाहिए जैसा धरती पर था। लेकिन विडंबना ये थी, वो आम जनता जिन्होंने इन महलों और पिरामिडों को बनाया, खुद उन्हीं के साए में भूखी थकी सो जाती थी। अब चलिए पश्चिम की ओर, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस की घाटियों में, जहां करीब 5000 साल पहले बसी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ के राजाओं ने ऐसे मंदिर बनाए जो धरती से आसमान तक उठते थे, जिन्हें कहा जाता था जिगुरैट। ये मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे ऊंचे टॉवर जैसे मंदिर थे। हर शहर के बीचों बीच एक जिगुरैट होता था, ऊंचा, चमकीला और हर मंजिल पर किसी देवता की मूर्ति। पर यह सिर्फ आस्था नहीं थी, यह शक्ति का प्रतीक भी था, जो दिखाता था कि कौन इस शहर का मालिक है। इन्हीं जिगुरैटों की छाया में नीचे गलियों में आम लोग रहते थे, छोटे घरों, संकरी सड़कों और साझा कुओं के साथ। अब जरा पूर्व की ओर चलते हैं, चीन, जहां लगभग 2200 साल पहले किन वंश का एक सम्राट उभरा, किन शी हुआंग। उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने दुनिया को हिला दिया। मेरे साम्राज्य की सीमा वहां तक होगी जहां तक मेरी दीवार जाएगी। और यहीं से शुरू हुई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कहानी। हजारों मजदूर, सैनिक और कैदी पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों के किनारे दिन रात काम करते रहे। कई अपनी जान गंवा बैठे सिर्फ एक दीवार के लिए। आज वही दीवार 20,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। शुरुआत में वो सुरक्षा की दीवार थी, उत्तर के खानाबदोशों से साम्राज्य को बचाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो दीवार शक्ति और गर्व का प्रतीक बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 330 ईसा पूर्व भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर सिकंदर अपनी सेना के साथ आ पहुंचा था। युद्ध बड़ा नहीं था, पर उस मुलाकात ने वह किया जो युद्ध नहीं कर पाते। दो सभ्यताएं पहली बार एक दूसरे को देखने लगी। यूनानी शहरों में सड़कें सीधी होती थीं, मोहल्ले योजनाबद्ध और घर एक तय नक्शे के अनुसार बनाए जाते थे। इसे कहा जाता था हिप्पोडैमिकन प्लान। धीरे धीरे यही सोच भारत में भी उतरने लगी। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला में गलियां अब जैसे तैसे नहीं, बल्कि योजना के साथ बनने लगी। इसके बाद 200 ईसा पूर्व से भारत में शक और कुषाण आए। ये मध्य एशिया के लोग थे, जहां सर्दियों में -15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता था। ऐसी जगहों में घर मौसम को नियंत्रित करने की तकनीक थे। उनके घरों में 3 चीजें हमेशा मिलती हैं: बीच का खुला आंगन, मोटी मिट्टियां, ईंट की दीवारें, लंबा बरामदा जो धूप और गर्मी रोकता है। जब ये लोग भारत में बसे तो यही घर की शैली भारत में घुल गई। मथुरा में खुदाई में आंगन वाले घर मिले हैं। तक्षशिला में कमरे आंगन की ओर खुलते थे ताकि हवा का रास्ता कभी रुक न जाए। अब हम पहुंचते हैं भारत के गुप्त काल में, यानी 350 ईस्वी में, जिसे भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय आबादी बढ़ रही थी, गांव बड़े हो रहे थे और व्यापार नियमित होने लगा था। इंसान को अब ऐसा घर चाहिए था जो सिर्फ सिर पर छत न दे, बल्कि जीवन को व्यवस्थित भी रखे। तो आखिर गुप्त काल के समय घर कैसा था? दरवाजे से अंदर जाओ, सबसे पहले मिलता था ओसारा, जहां लोग बिना निमंत्रण बैठ जाते थे। एक कदम आगे और घर सीधा आंगन में खुलता था। आंगन सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, वह घर का मौसम नियंत्रक सिस्टम था। गर्मियों में हवा ऊपर उठती और घर ठंडा रहता। सर्दियों में धूप सीधी आंगन में गिरती और घर गर्म रहता। रसोई आंगन से जुड़ी थी, धुआं सीधे ऊपर खुली जगह से बाहर निकलता था। दीवारें मोटी होती थीं, जो मिट्टी, ईंट, चूना से बना होता। इनसे घर गर्मी और सर्दी दोनों में संतुलित रहते थे। आज भी भारत के लाखों गांवों में अगर आप किसी घर के अंदर जाएं, तो आपको यही आंगन वाला ढांचा मिलेगा।